हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑटिज्म एंड म्यूज़िक। मैं हूं कोमल ठाकुर, पेरेंटिंग एंड ऑटिस्टिक चाइल्ड। तो मेरा बेटा अभी 12 इयर्स का हो चुका है। इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अर्नव अपने अर्ली चाइल्डहुड में बिल्कुल भी एकदम से सिवियर हाइपर एक्टिव ऑटिस्टिक चाइल्ड था। तो हमारे साथ भी ये प्रॉब्लम आती थी कि जब भी हम लोग उसको वॉकिंग के लिए लेके जा रहे हैं या कहीं घूमने जा रहे हैं तो वो बिल्कुल भी हम लोगों को फॉलो नहीं करता था। बिल्कुल इधर उधर भागेगा, कोई ध्यान नहीं होता था कि ये अननोन प्लेस है, यहाँ पे मैं गुम हो सकता हूँ। तो काफ़ी सारे पेरेंट्स का भी सेम कंसर्न होता है कि जब भी हम लोग बाहर लेके जाते हैं तो बच्चा इधर उधर भागता है। नतीजा ये होता है कि पेरेंट्स को हमेशा ये आदत पड़ जाती है कि बच्चे बड़े भी हो रहे हैं तो भी हमेशा वो उनका हैंड पकड़ के रखते हैं। तो यहाँ से नुकसान ये होता है कि अगर आप हमेशा के लिए उनका हैंड पकड़ के रखेंगे तो वो कभी इस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे। उनके सामने आप चैलेंज ही नहीं रखोगे, जब उनको पता ही नहीं चलेगा कि जब मैं हैंड पकड़ के नहीं चलता हूँ तो मेरे सामने क्या क्या डेंजर जो है वो आ सकते हैं। बच्चा उस चीज़ से कभी भी अवेयर नहीं होता है और वो प्रॉब्लम ज्यों की त्यों ही बनी रहती है। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखिए। अगर आप ऐसा करके चल रहे हैं, आपका बच्चा 9-10 साल का, 12 साल का, 15 साल का हो गया, आप ऐसे ही हैंड पकड़ के आपने आदत डाली हुई है, तो आप ये एक्सपेक्ट ही मत करो कि आपका बच्चा कभी उस चीज़ को सीखेगा। ठीक है ना। हमारे बच्चे जो है ना वो हमेशा पर्सनल एक्सपीरियंस से सीखते हैं इन सब चीज़ों को। इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चे को आप वो सिचुएशन प्रोवाइड करो, वो इन्वायरमेंट प्रोवाइड करो जहाँ पे बच्चा अवेयर हो सके कि क्या डेंजर हो सकता है। इसमें सबसे पहला टिप ये है गाइस, यहाँ भी आप लोग देख रहे होंगे कि हम लोग हमेशा क्या करते हैं, जब भी हम लोग बाहर वॉकिंग में लेके जाते हैं, सबसे पहले तो ये ट्रेनिंग आपको जब आप वॉकिंग करने के लिए लेके जा रहे हैं, क्योंकि जब भी आप वॉकिंग के लिए जाते हैं तो वो एरिया सेफ होता है। मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं या नाइट वॉक कर रहे हैं तो वो आसपास का ही एरिया होता है। तो सबसे पहले वहाँ पे ट्रेनिंग देना है अपने बच्चे को। हमने भी ऐसे ही किया था। एक पेरेंट आगे चलेगा, एक पेरेंट पीछे चलेगा और बच्चे को बीच में चलाने की कोशिश कीजिए। इससे क्या होगा कि कोई खतरा नहीं होगा, आपकी नज़र प्रॉपर बच्चे के ऊपर होगी और बच्चा इंडिपेंडेंटली भी चल पाएगा। उस दौरान उसको काफ़ी चीज़ों का पता चलता है। कुछ भी आगे हर्डल आता है, कुछ भी आगे ऐसी चीज़ आती है जिससे उसको खतरा है, वो अवेयर होता है इन सब चीज़ों से और एक तरह से वो इधर उधर भागता नहीं है, क्योंकि आगे एक और पेरेंट है तो वो पेरेंट के आगे नहीं जाता है। तो इस तरह से हमने देखा था कि ये टिप हमारे लिए बहुत अच्छे से काम की थी। यहाँ भी आप लोग देखो, सिटी में मैं पीछे चली हुई हूँ, इसके पापा आगे हैं और सिटी में ये ट्रेनिंग देना अभी हम लोग ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं भीड़ भाड़ वाले इलाके में। तो यहाँ भी हम लोग ऐसे ही करते हैं, तो पूरी सेफ्टी होती है। इससे पहले की क्लिप में अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, अर्नव थोड़ा सा पीछे मुड़ के भी देख रहा है। जब भी वो आगे, अगर हम दोनों से आगे वो चल रहा है तो वो बार बार पीछे मुड़ के देखता है थोड़ा कि साथ में हैं या नहीं है। तो ये हैबिट भी उसको है। बीच बीच में हम अर्नव को इंस्ट्रक्शंस भी देते रहते हैं जब भी हम लोगों को लगता है कि उसका ध्यान थोड़ा सा भटक रहा है या वो उसका ध्यान किसी और चीज़ में लगा हुआ है, तो हम लोग उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं दूर से, बजाय हैंड पकड़ने के हम लोग उसको इंस्ट्रक्शन देना प्रेफर करते हैं। तो इस तरह से वो लिसनिंग स्किल भी इम्प्रूव होती है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है जब बच्चे हैंड पकड़ के नहीं चलते हैं। सराउंडिंग अवेयरनेस बच्चों को बहुत अच्छे से होती है। तो कमांड फॉलोइंग अगर आपके बच्चे में आ चुकी है, नीड बेस्ड लैंग्वेज उसकी आ चुकी है, तो तब आपको हैंड नहीं पकड़ना चाहिए और बीच बीच में इंस्ट्रक्शंस देने की कोशिश करनी चाहिए बार बार, जिससे कि बच्चे का ध्यान पूरी तरह से भटके ना और बार बार वो आपको सुनता रहे कि आप लोग क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। ऐसा कई बार होगा कि जब आप ट्रेनिंग दे रहे होंगे तो बच्चा बार बार रोड की तरफ भागेगा, इधर उधर भागेगा, तो आपको बार बार रोड से फुटपाथ के ऊपर लेके आना है, बार बार इंस्ट्रक्शन करनी है। इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, लेकिन एंड में बच्चे बहुत अच्छे तरीके से सीख जाते हैं। आपको हर बार यही चीज़ समझानी है कि फुटपाथ के ऊपर चलना है, फुटपाथ के ऊपर चलना है। अंकल आ रहे हैं, यहाँ पे पैसे देने पड़ते हैं, ऐसे नहीं मिलेगा। क्या लाएंगे अंकल? धाम में पानीपुरी लाएंगे। अच्छा, पानीपुरी लाएंगे। हम यहाँ पानीपुरी खाने आए हैं। चॉकलेट ला रहे हैं। हम क्या खाने आए हैं? नहीं, हम क्या खाने आए हैं? हाँ, तो दाम खाने आए हैं ना। पापड़ वहाँ मिलेगा, पापड़, सलाद मिलेगा, पापड़ मिलेगा, राइस मिलेंगे। धाम में क्या मिलेगा? मम्मी को पूछ। में टेस्टी वेस्टी खाना मिलेगा। टेस्टी वेस्टी खाना मिलेगा। हाँ, राइस, सब्जी, दाल, मीठा, पापड़ सब मिलेगा, है ना।
तो गाइज लास्ट में आपने देखा कि अर्नव महाराज इंक्वायरी कर रहे थे कि हम यहाँ पे क्यों आए हैं और यहाँ पे क्या खाने को मिलेगा। सो उसको थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि हम लोग अपने शम्मू मामा की शादी में आए हैं। तो उसको मैंने बता के रखा है कि अभी शादी आएगी कज़न की, तो वो समझा कि सडनली हम लोग वहीं पे पहुंच गए हैं। और वहां जाके वो मुझे पूछ रहा है शम्मू मामा कहाँ है, अंकल चॉकलेट लाएंगे खाने को, अंकल कुछ और स्टार्टर लाएंगे खाने को, क्योंकि वो समझ रहा था कि ये एक शादी है और शादी में जैसे बीच बीच में आके वेटर कुछ ना कुछ स्टार्टर देते हैं, तो मैं इतनी देर से वेट कर रहा हूँ, मेरे को क्यों नहीं मिल रहा है। तो उसके दिमाग में वो सब क्यूरियोसिटी चल रही थी। सो बेसिकली हम लोग गए थे हिमाचल मित्र मंडल, यानी कि मुंबई में एक संस्था है जो हिमाचली कल्चर को प्रमोट करती है, तो उसी के फंक्शन में हम लोग गए थे। वहाँ पे हिमाचली सिंगर आते हैं और हिमाचली धाम वहाँ पे खाने को मिलती है। सो वहीं पे हम लोग गए थे। सो यहाँ से एक चीज़ आपने देखी गाइस कि इसी को नीड बेस्ड लैंग्वेज कहते हैं, यानी कि जब खुद के मतलब की बात है, जिस चीज में खुद का इंटरेस्ट है उसको वो कितने अच्छे से पूछ रहा है, उसके बारे में हर एक चीज उसको जाननी है। तो कितनी आप देखो कितनी सिंसियरिटी से वो बात कर रहा है। देखने से ऐसे लग रहा है जैसे उसकी लैंग्वेज फुली डेवलप है। सीरियसली जब मैं इस तरह से उसको क्वेश्चन पूछते हुए देखती हूँ मुझे बहुत खुशी होती है, अंदर से बहुत सुकून मिलता है। हालांकि वो ये चीज़ें तभी करता है जब उसके खुद के मतलब की बात होती है। सो काफ़ी सारे पेरेंट्स ये बोलते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो जब भी गेस्ट आते हैं या घर में भी वो सिर्फ अपने मतलब की चीज़ें बोलना पसंद करता है, अपने इंटरेस्ट के टॉपिक के ऊपर बात करना पसंद करता है। तो ये बिहेवियर गेस्ट के बीच में अजीब लगता है। सो ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ गाइस, लगभग 80-90% ऑटिस्टिक बच्चों में आपको यही चीज़ देखने को मिलेगी। इस चीज़ को हम रोक नहीं सकते हैं। तो हमारे साथ जब ऐसा होता है, कोई गेस्ट आ रहा है, अर्नब अपनी मर्जी से अपने टॉपिक के ऊपर बात करने लगता है, तो मैं थोड़ी देर उसको गेस्ट के बीच में रखती हूँ, थोड़ी देर उसको वो मौका देती हूँ कि वो उठना बैठना सीखे। लेकिन जब वो ज़्यादा डिस्टर्ब करने लग जाता है, अपने ही मन की बातें वो ज़्यादा बोलेगा, तब मैं उसको वहाँ से बोलती हूँ कि अर्नब अभी बेटा डिस्टर्ब हो रहा है, अभी आप अपने रूम में जाओ और बात करने दो। तो इतना ही आपको करना है। तो इस चीज़ से बचना नहीं है, उल्टा आपको ये सिग्नल देना है कि हाँ अभी ज़्यादा हो रहा है, अभी डिस्टरबेंस हो रही है, तो अभी आप यहाँ से जाओ। क्योंकि उसके बाद अगर आप उसको वहीं पे बैठने के लिए बोलेंगे, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। एक तरह से वर्बल स्ट्रीमिंग भी होती है और अपने आप को ये बच्चे जो हैं वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो मैं वही चीज़ करती हूँ। बाकी अजीब लगने की बात है तो अजीब क्या लगेगा गाइस, ऑटिस्टिक बच्चा है वो पहले ही अलग है, पहले ही डिफरेंट है नॉर्मल बच्चों से या नॉर्मल पर्सन से। पहले ये एक डिफरेंट लाइफ है, डिफरेंट ब्रेन है। सो हम क्यों एक्सपेक्ट करें कि ये बच्चे जो हैं वो नॉर्मल लोगों के जैसे बिहेव करें या नॉर्मल लोगों के जैसे रहें। सो इनको उस चीज़ में खुशी मिलती है, जैसे हमें अपने फ्रेंड्स के साथ बात करने में खुशी मिलती है, हमारे कुछ इंटरेस्ट के एरियाज हैं उनको उसमें खुशी मिलती है, तो वो खुशी हम लोग क्यों छीनें। बाकी ज़्यादा अगर हम लोग टोका टाकी करेंगे तो वो चिढ़ेंगे, गुस्सा करते हैं और लैंग्वेज और डेवलप नहीं होगा। क्योंकि हम तो यही चाहते हैं ना, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर मिले, ज़्यादा से ज़्यादा वो लोगों से बात करें, बोलना पसंद करें। ज़्यादा अगर आप टोका टाकी करेंगे, ज़्यादा एक्सपोजर देना बंद कर देंगे, तो उसके बाद यही नुकसान होगा कि वो चिढ़ेंगे, एग्रेसिव होंगे। उनको पहले ही सिग्नल चला जाएगा कि जैसे ही मैं बात करना शुरू करूंगा पेरेंट्स आगे से टोक देगा, तो वो नेगेटिविटी दिमाग में भरती है। तो एक सिग्नल देना है आपको। जब भी स्ट्रीमिंग ज़्यादा करने लग जाता है बच्चा लोगों के बीच में, गेस्ट के बीच में, मेरे बच्चे का भी ये प्रॉब्लम है, मेरे बच्चे का भी वर्बल स्ट्रीमिंग है। कई बार वो गेस्ट के बीच में ही वो वर्बल स्ट्रीमिंग स्टार्ट कर देता है, जैसे कुछ आवाज़ें निकालना। ये सब हमारे साथ भी होता है गाइस। हम लोग आप लोगों से डिफरेंट नहीं है, लेकिन हर बार हम लोग अर्नब को यही समझाते हैं कि डिस्टर्ब हो रहा है, अभी डिस्टर्ब हो रहा है, अभी आप अपने रूम में जाओ। या बाहर रूम में जाने का ऑप्शन नहीं है, तब भी आपको इतना बच्चे को समझाना है कि हाँ ये चीज़ जो अब डिस्टर्बेंस पैदा कर रही है, तो आपको कंट्रोल करना है इस चीज़ को। तो बार बार जब बच्चे बड़े हो रहे हैं तो ऐसे ही समझाइए। डांटने का कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि जब स्ट्रीमिंग बिहेवियर स्टार्ट होता है और जब आप डांटते भी हैं तब बच्चे का स्ट्रीमिंग करने का जो अर्ज है वो और ज़्यादा बढ़ता है। और आपको पता है स्ट्रीमिंग जो है वो कंट्रोल होना बहुत मुश्किल हो जाता है बच्चे के लिए। तो जितना आप काम रहेंगे, थोड़ा
शांत तरीके से बच्चे को बोलेंगे तो वो स्ट्रीमिंग थोड़ा कंट्रोल भी होगी। साथ ही साथ अगर मैं घर से बाहर हूँ, लोगों के बीच में हूँ, अर्नब को अलग से किसी स्पेस में जाने का ऑप्शन नहीं है जहाँ पे वो स्ट्रीमिंग कर सके, तो मैं उसको फिर दूसरा ऑप्शन देखूंगी। या तो उसको मैं, जैसे मैं उसको प्रेस करती हूँ ऐसे, उसको डीप प्रेशर पसंद है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, मैं थोड़ा थोड़ा उसको प्रेस करने लगती हूँ इस तरह से, तो उसको रिलैक्स मिलता है। उसको बैक में खुजली करना बहुत पसंद है, तो कई बार मैं उसको इस तरह से बैक में बैठे बैठे ही लोगों के बीच में ऐसे ऐसे करने लगती हूँ कि हाँ उसको थोड़ा रिलैक्स मिलेगा। और तीसरी ऑप्शन मेरे पास होती है ईयरफोन के साथ म्यूजिक देना। तो इस तरह से आपको बच्चे को भी तरीके सिखाने हैं और खुद भी सीखना है कि पब्लिक के बीच में ये स्ट्रीमिंग बिहेवियर को हमको कैसे हैंडल करना है, क्योंकि स्ट्रीमिंग बिहेवियर जो हैं वो इतनी जल्दी से ख़त्म तो होते ही नहीं है, कभी रिड्यूस हो सकते हैं, ख़त्म नहीं होते हैं। अर्नब को आप देख लो, आपको वो कितना वर्बल भी लगता है, लेकिन फिर भी कितना उसमें इम्प्रूवमेंट लगती है, लेकिन फिर भी उसमें स्ट्रीमिंग बिहेवियर हैं। मैंने पहले ही कहा है, स्ट्रीमिंग ऑटिस्टिक बच्चों की नीड है, उसे बंद करने का कोई फायदा भी नहीं होता है, क्योंकि स्ट्रीमिंग को अगर फोर्सफुली अगर हम लोग स्टॉप करते हैं तो एग्रेसिव बिहेवियर बच्चों में पनपता है। और कल मैंने ऐसा ही एग्जाम्पल एक और देखा गाइस, 17 ईयर का बच्चा, ऑटिस्टिक बच्चा, जिस तरह से एग्रेशन बच्चों में दिख रहा है, इस चीज़ के लिए पहले से सावधान रहिए। जैसे ही बच्चा 10 ईयर के ऊपर जाता है, इन चीज़ों का खास ख्याल रखिए कि बाकी चीज़ों को भूल जाइए। बस ये खास ख्याल रखना है कि मेरे बच्चे का एग्रेशन जो है वो वायलेंट बिहेवियर में कन्वर्ट नहीं होना चाहिए। और इसका जो रीज़न है वो यही होता है कि जैसे ही बच्चे बड़े होने लगते हैं तो हम फोर्सफुली उनको समझाने की कोशिश करते हैं कि चुप रहो, चुप रहो, स्ट्रीमिंग मत करो, मत करो। बच्चे के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है खुद को रेगुलेट करने के लिए, और जो स्ट्रीमिंग है उसको हम लोग पूरी तरह से स्टॉप करने की कोशिश करते हैं। तो इन चीज़ों को आप देखिए। यहाँ भी हम लोग फंक्शन में गए थे तो उधर भी म्यूजिक चल रहा था साथ में, अर्नब बीच बीच में साउंड्स भी निकाल रहा था, बीच में कान को बंद करके वो अपने मुंह से जो आवाज़ होती है उसको एंजॉय करना, ये सब करता है वो, ये सब करता है, इवन पब्लिक में भी करता है वो, आपको भी दिख जाएगा कभी। लेकिन हम इस चीज़ को समझते हैं कि हमारे बच्चे की ये नीड है, वहाँ पे इतनी बड़े बड़े जोर जोर से स्पीकर लगे हुए हैं, इतनी जोर से आवाज़ आ रही है, नॉर्मल पर्सन का दिमाग वहाँ पे ख़राब हो जाए। तो एक ऑटिस्टिक बच्चा वहाँ पे बैठ के एटलीस्ट इतना सा स्ट्रीमिंग कर रहा है तो उतना तो चलेगा ना, वो मुझे दिख रहा है, मैं क्यों स्टॉप करूँगी उसको। तो ये समझिए कि मेरे बच्चे का नीड क्या है, और अगर मेरे पास ऑप्शन नहीं है, डिस्टर्बेंस ज़्यादा हो रही है, तो उस दौरान मुझे क्या करना चाहिए ताकि डिस्टर्बेंस भी ना हो और मेरा बच्चा भी काम डाउन हो जाए। तो इन सारी टेक्निक्स को थोड़ा सा समझिए गाइस। आई होप ये एक्सपीरियंस आप लोगों को हेल्प करेगा। बाकी अगर कोई इंक्वायरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।